नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इसके अंदर बेटा नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस अपन आज के सेशन के अंदर पढ़ के चलेंगे। चलो, जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको नज़र आ रहा है, न्यू बैच स्टार्ट फॉर जीएमसीएच। जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसी आई हुई है बेटा। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा फिल कर सकता है, जीएनए वाला बच्चा फिल कर सकता है, और जीएनए वाले बच्चे के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना क्या है, ज़रूरी है। जनरल के लिए 30 ईयर एज है बेटा। बाकी एज कैटेगरी के अंदर क्या दी गई है, छूट दी गई है कैटेगरी के अनुसार। जीएमसीएच का बैच परचेज करने के लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर के ऊपर जाइएगा। प्ले स्टोर के ऊपर हमारी सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की ऐप है बेटा। सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करके आप क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नर्सिंग का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, द अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या होगा? कौन सी कंडीशन पूछिए? प्री एक्लेम्सिया पूछिए। और प्री एक्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या होगा? हेडेक होगा, पोलीयूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, सीजर्स होंगे। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा सर, सबसे पहले अपने को एक बात याद रखनी है। जो प्रेगनेंसी होती है, कौन सी नैन्सी बेटा? प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अपने को 5 टाइप का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। 5 टाइप का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है सर। एक अपने को देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करें जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। सर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मीन्स क्या होगा? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मीन्स होता है जो महिला है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर, एक महिला है जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर है, और वही महिला है आफ्टर डिलीवरी। बेटा नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में जब वह प्रेग्नेंट नहीं थी, उस दौरान उसका बीपी क्या था? नॉर्मल था। लेकिन जैसे वो प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद उसकी ब्लड प्रेशर क्या हो गया? मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg बढ़ गया। और जैसे ही डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद भी बीपी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। इस प्रकार के हाइपरटेंशन को बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, सेकंड टाइप का हाइपरटेंशन एक होगा सर, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर बीपी नॉर्मल था, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद बीपी मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg मिला। साथ में मिला बेटा प्रोटीन यूरिया। क्या मिला? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया का मीन्स होगा सर, अपने को क्या देखने को मिला? यूरिन के अंदर प्रोटीन देखने को मिला। और यूरिन के अंदर प्रोटीन होगा तो अपने को और कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है तो बेटा अपने को एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा प्रोटीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोटीन कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए। अगर बॉडी के अंदर सर ऑनकोटिक प्रेशर कम होता तो बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन होगी तो इसे बोलेंगे प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट सर, एक अपने को देखने को मिलेगा कि सर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन है, अभी महिला प्रेग्नेंट नहीं है। और एक मैंने बोला कि सर प्रेग्नेंट है, और एक मैं बोलना चाह रहा हूं कि सर आफ्टर डिलीवरी की बात कर रहे हैं। सर अगर नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन के अंदर बीपी क्या है बेटा? नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिला मोर देन 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बीपी मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg हो गया। साथ में बेटा प्रोटीन यूरिया देखने को मिला, और साथ में बेटा एडिमा देखने को मिला, और साथ में बेटा उसके अंदर अपने को देखने को मिला सीजर्स। क्या देखने को मिले? सीजर्स देखने को मिले। और सर डिलीवरी के बाद सारी की सारी कंडीशंस क्या हैं? ठीक है, नॉर्मल हैं। तो यह इंडिकेट करेगा एक्लेम्सिया को। किसको बेटा? एक्लेम्सिया को। नेक्स्ट वन सर,
एक महिला है नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में, प्रेग्नेंट नहीं है, उस दौरान भी उसका बीपी क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। सर प्रेगनेंसी के दौरान भी देखा गया कि महिला का बीपी बढ़ा हुआ है और डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद भी बीपी बढ़ा हुआ है, तो यह इंडिकेट करता है बेटा क्रोनिक हाइपरटेंशन को। किसको इंडिकेट करेगा सर? क्रोनिक हाइपरटेंशन की कंडीशन को इंडिकेट करने का काम करता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन की कंडीशन को इंडिकेट करेगा। एक होता है बेटा सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। ये फिफ्थ टाइप का क्या होता है सर? हाइपरटेंशन होता है कब? प्रेगनेंसी के दौरान। आप देखिएगा क्वेश्चन में पूछा था प्री एक्लेम्सिया में भी एक एक बात आपकी समझ में जरूर आ रही होगी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के चलेंगे बेटा। आपका कर्तव्य बनता है एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना जिससे क्वेश्चन बाहर ना जाए, और साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करते रहे बेटा, शेयर जरूर करते रहे। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। आइएगा सर, अगर अपन बात करके चले प्री एक्लेम्सिया, एक ही बार टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे, बार बार टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को ना पड़े। प्री एक्लेम्सिया सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा डिसऑर्डर है, तो आंसर देके आना मल्टी सिस्टम। कैसा बेटा? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। सर इसके अंदर आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद क्लाइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? बीपी इंक्रीज देखने को मिलता है। और बीपी कितने से ज़्यादा देखने को मिलेगा? मोर 140/90 mm ऑफ Hg। साथ में बेटा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है और साथ में बेटा एडिमा देखने को मिलता है। और एडिमा भी कौन सा देखने को मिलेगा? जर्नलाइज एडिमा देखने को मिलेगा। पहले जो एडिमा होगा सबसे पहले वो पेरी ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सर इंपॉर्टेंट बात, सर इसके अंदर जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। नॉर्मली मीन आर्टेरियल प्रेशर 93.33 mm ऑफ Hg होता है। प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर बेटा माइल्ड प्री एक्लेम्सिया तो मोर देन 105 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। और सीवियर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर मोर देन 125 mm ऑफ Hg अपने को देखने को मिलता है। क्या बेटा? मैप मीन आर्टेरियल प्रेशर। नेक्स्ट वन बात आते हैं सर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, और प्रोटीन यूरिया को अपन ट्रेस प्रोटीन यूरिया होगा। ट्रेस प्रोटीन यूरिया होगा तो 0.1 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होगा पर लीटर यूरिन। +1 के अंदर बेटा अपने को 0.3 ग्राम देखने को मिलेगा। +2 के अंदर अपने को 1 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलेगा। +3 के अंदर बेटा अपने को 3 ग्राम प्रोटीन देखने को मिलेगा। +4 के अंदर बेटा मोर देन 5 ग्राम अपने को प्रोटीन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन यूरिया कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना प्री एक्लेम्सिया कितने टाइप का होता है, तो बेटा प्री एक्लेम्सिया अपने को 2 प्रकार का देखने को मिलता है। एक अपने को देखने को मिलता है सर माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, और एक देखने को मिलता है बेटा मॉडरेट प्री एक्लेम्सिया। एक तो माइल्ड और एक बेटा मॉडरेट प्री एक्लेम्सिया। सर अगर अपन बात करके चले माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, माइल्ड के अंदर जो बीपी बढ़ता है वो मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg होता है। सर इसके अंदर ओलिगो यूरिया होता है। सर इसके अंदर अपने को +1 ट्रेस प्रोटीन यूरिया, +1 +2 प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। सर मॉडरेट, मैंने बोला मॉडरेट को ही बोल सकते हैं सीवियर, मॉडरेट या सीवियर प्री एक्लेम्सिया। और सीवियर प्री एक्लेम्सिया के अंदर जो बीपी है मोर देन 160/110 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। सर ओलिगो यूरिया होगा। और कैटेगरी ऑफ प्रोटीन अपने को +3 +4 यहाँ पर +1 +2 +3 +4 अपने को देखने को मिलेगी। सर ओलिगो यूरिया विजुअल डिस्टर्बेंस अपने को देखने को मिलेगा। एपिगैस्ट्रिक पेन अपने को देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प सिंड्रोम अपने को देखने को मिलेगा। और हेल्प सिंड्रोम का मीन्स होता है बेटा हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, और बेटा लो प्लेटलेट काउंट अपने को देखने को मिलेगा। सर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात, अगर अपन बात करके चलें SGOT और SGPT क्या देखने को मिलेंगे बेटा? एलिवेटेड अपने को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन बेटा अगर बात करके चले इसके पीछे कोज क्या होगा, एग्जैक्ट कोज क्या होता है अननोन होता है, लेकिन बेटा रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर हाइपोक्सिया हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह के कारण होता है। डायग्नोसिस के अंदर रोल ओवर टेस्ट करते हैं। रोल ओवर टेस्ट के अंदर बेटा अपन पहले सुपाइन पोजीशन में बीपी चेक करते हैं,
बाद में बेटा पोजीशन चेंज करके सीटिंग पोजीशन में बीपी चेक किया जाता है तो डिफरेंस देखने को मिलता है, और मेनली डिफरेंस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर देखने को मिलता है। कितना मिलेगा? 20 mm ऑफ Hg अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट सर अपने को देखने को मिलेगा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के कारण सर जो रिंग फिंगर हो क्या हो जाएगी? टाइट। क्या हो जाएगी? टाइट। नेक्स्ट वन बेटा बॉडी वेट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉडी वेट बढ़ता है। ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेटर होता है प्री एक्लेम्सिया। अगर प्री एक्लेम्सिया हो गया तो मैनेजमेंट क्या करनी? मैनेजमेंट अपने को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी है बेटा। अपने को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। एपिगेस्ट्रिक पेन वगैरह के लिए अपने को क्या करना है सर? एनाल्जेसिक्स वगैरह देनी है। प्लेटलेट का लेवल कम है तो बेटा अपने को क्या करना है? प्लेटलेट का चेक करना है, एसेस करना। अगर ज़्यादा कम है, इमरजेंसी कंडीशन है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बेटा अपन मिथाइल डोपा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मिथाइल डोपा पहले प्लस देते थे, आजकल बेटा मेनली अपन यूज करते हैं ले बेटालोल। क्या यूज करते हैं? ले बेटालोल यूज करते हैं। अगर बेटा 37 सप्ताह से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई तो बेटा प्रेगनेंसी को अपने को क्या कर देना? टर्मिनेट कर देना है। अगर 37 सप्ताह से कम की प्रेगनेंसी है और बेटा अपन ने लेबेटालोल देने के बाद सिम्टम्स के अंदर या मेडिसिन देने के बाद कुछ रिलीफ मिल रहा है तो प्रेगनेंसी को क्या रखना? कंटिन्यू। अगर बेटा देने के बाद सिम्टम्स क्या हो रहे हैं बेटा? मैं बोलूँ कि स्टेबल हैं। क्या हैं? हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, वाइटल साइन नॉर्मल है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखें। अगर बेटा अनस्टेबल हैं तो अपने को टर्मिनेट करना है। अगर बेटा लगातार साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं तो अपन क्या टिका सकते हैं? MgSO4 दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट रहेगी। टॉक्सिसिटी अपन बोलेंगे 7 से ज़्यादा हो जाएगी तो अपने को डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या देखने को मिल सकती है? अपसेंट। और मोर देन 12 हो जाएगी तो अपने को अवॉइड करना है, रोक देना है, क्योंकि इसके कारण यूरिन आउटपुट कम होता है, नी जर्क मूवमेंट कम होती है और बेटा साथ के साथ रेस्पिरेशन रेट को भी डिक्रीज करने का काम करती है। और MgSO4 जो होता है, MgSO4 का जो एंटीडोट होता है ना, उसका नाम होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट नाम होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलो सर पूरा का पूरा प्री एक्लेम्सिया मैंने समझाया, मैं भी आपकी समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन क्या था? अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज, तो अर्ली साइन क्या होगा? प्रोटीन यूरिया रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर द नर्स। सर मेम्ब्रेन क्या होगी? रप्चर होगी। मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बाद प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगी फॉर द नर्स? नर्स के लिए प्रेजेंटेशन रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, फीटल हार्ट रेट रहेगी, पेल्विक एग्जामिनेशन रहेगी। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा अलग अलग प्रकार की क्या होती है बेटा? मेम्ब्रेन का रप्चर देखने को मिलता है। एक कंडीशन पड़ी होगी IOL, IOL टॉपिक पढ़ा होगा। सर IOL का मीन्स क्या होता है? IOL जो होता है ना, IOL का मीन्स होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को स्टार्ट करना, और लेबर को बेटा मेडिसिन के द्वारा, मेडिकल के द्वारा भी स्टार्ट करते हैं और सर्जरी के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिसिन के द्वारा अपन स्टार्ट करेंगे, एक तो बड़ी प्यारी मेडिसिन है ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, और सेकंड मेडिसिन अपन दे सकते हैं बेटा PG का मीन्स होगा प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं। और सर्जिकल के अंदर बेटा सर्जरी के द्वारा अपन कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सर्जिकल के द्वारा अपन AROM सुना होगा, या बेटा सुना होगा एमनियोटोमी। क्या सुना होगा? एमनियोटोमी सुना होगा। या AROM का मीन्स है बेटा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ ए मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ ए मेम्ब्रेन होगा, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। या बेटा अपन क्या कर सकते हैं? एमनियोटोमी परफॉर्म कर सकते हैं। कोचर फोर्सेप वगैरह का इसके अंदर यूज किया जाता है मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए। सर प्रोस्टाग्लैंडिन से अगर बात करके चले, एमनियोटोमी वगैरह परफॉर्म करेंगे या प्रोस्टाग्लैंडिन होगा तो 3 प्रकार का PGE2 होता है, PGF2 होता है और PGI2 होता है। PGE2 कहाँ से आता है? PGE2 एमनियोन से सुना होगा, एमनियोन। F2 बेटा डेसिडुआ सुना होगा, और ये सुना होगा आप लोगों ने मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम से आएगा। चलो सर तो बेटा मेम्ब्रेन रप्चर होगी। मेम्ब्रेन देखना, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं, टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। ये अपने को अलग अलग टाइप की क्या देखने को मिलती है? रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। अगर मेम्ब्रेन रप्चर होगी, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होगा, शो वगैरह देखने को मिलेगी,
तो सर अपने को अब करते हुए क्या बनता है, कौन सी चीज़ को एसेस करना है बेटा, प्रेजेंटेशन वगैरह को अपन पहले ही चेक कर लेते हैं, रप्चर होने के बाद चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रेजेंटेशन अपने को एक तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, एक अपने को ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, और एक अपने को शोल्डर प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन होती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और सिफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स देखने को मिलता है। और इसके अंदर डिनोमिनेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर होता है ओसीपुट, ध्यान से सुनना, कौन सा होता है बेटा, ओसीपुट होता है। नेक्स्ट सर अगर अपन बात करके चले, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सर ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है, ब्रिज प्रेजेंटेशन को ही अपन बोलते हैं पोडेलिक प्रेजेंटेशन, पोडेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और पोडेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है या मैं बोलूं प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बटक्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, बटक्स होते हैं। और इसके अंदर डिनोमिनेटर होता है सैक्रम, कौन होता है बेटा, सैक्रम। शोल्डर आ गया, शोल्डर के अंदर बेटा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, अगर बात करके चलें तो शोल्डर के अंदर शोल्डर ही बोलते हैं सर। इसके अंदर जो अपना प्रेजेंटिंग पार्ट होगा एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ शोल्डर देखने को मिलता है। स्कैपुला, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अपने को डिनोमिनेटर देखने को मिलेगा। सर ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह अपने को मेनली एसेस कब करना, मेनली एसेस करना आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी चेक करके चलना है, अपने को एसेस करना कि क्लाइंट पीपीएच के अंदर तो नहीं जा रहा। पेल्विक एग्जामिनेशन अपने को करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरत है फीटल हार्ट रेट को एसेस करना। किसको एसेस रखना है, फीटल हार्ट रेट को एसेस करना है कि बेटा फीटल जो हार्ट रेट है वो अपने को नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिसेलरेशन तो देखने को नहीं मिल रहा। डिसेलरेशन का मीन्स होता है हार्ट रेट का कम होना, और डिसेलरेशन अपने को मेनली बेटा 3 प्रकार का देखने को मिलता है। वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा। एक अपने को देखने को मिलता है वेरी अर्ली डिसेलरेशन बेटा, और एक देखने को मिलता है बेटा लेट डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिलता है, अर्ली देखने को मिलता है, और लेट डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। वेरिएबल के अंदर क्या होता है बेटा, वेरी अर्ली लेडी, ऊपर है पिनियारी। वेरिएबल के अंदर जो होगा अम्बलाइकल जो कोड होगी वो कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अर्ली के अंदर क्या होगा बेटा, वेरी अर्ली लेडी, ऊपर है हेड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, अर्ली के अंदर हेड कंप्रेशन। और लेट वाले के अंदर क्या होगा, अपर है पिनियारी। प्लेसेंटल इंसफिशियंसी के कारण अपने को हार्ट रेट कम देखने को मिलती है। डिसेलरेशन का मीन्स हार्ट रेट का कम होना, और एक वर्ड होता है एसेलरेशन। एसेलरेशन का मीन्स होता है बेटा हार्ट रेट का इंक्रीज होना, हार्ट रेट का क्या होना, इंक्रीज होना। अरे सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा। मैं भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज करने की कोशिश की है, स्पीड को कम करने की कोशिश की है, एक एक वर्ड को लिखने की कोशिश की है, एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्रीटर्म लेबर इज। सर प्रीटर्म लेबर को एसेस करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, प्रीटर्म लेबर को एसेस करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है। सीरम फेरेटिन है क्या, फर्निंग टेस्ट है क्या, सर्वाइकल लेंथ है या फाइब्रोनेक्टिन है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। सीरम फेरेटिन वगैरह किसके लिए करते हैं, आयरन के लिए करके चलते हैं। किसके लिए बेटा, आयरन के एब्जॉर्प्शन वगैरह को चेक करने के लिए करते हैं। और आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कहाँ पर होता है, फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर डिओडिनम के अंदर होता है, और डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन हमेशा याद रखना कभी भी बेटा मिल्क के साथ नहीं होता, मिल्क के सोर्सेज के साथ पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। इसका जो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन सी के साथ होता है। अगर लिक्विड फॉर्म में आयरन ले रहे तो बेटा अपने को स्ट्रो का यूज करना है, नहीं तो बेटा ये क्या कर देगा, टीथ का डिस्कलरेशन करने का काम करता है, दांतों के कलर को चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट बात आएगी बेटा सर फर्निंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट बेटा, फर्निंग टेस्ट नहीं करते हैं। सर्वाइकल लेंथ वगैरह को एसेस नहीं किया जाता है, किया जाता है तो फाइब्रोनेक्टिन। और सर्वाइकल लेंथ को एसेस करने के लिए किसकी कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा, फटाफट बताइएगा। कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा बेटा। बहुत बार आपने देखा भी होगा उस इंस्ट्रूमेंट को। फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, बिल्कुल बेटा फाइब्रोनेक्टिन जो टेस्ट होता है ना, फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट का अपन यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रीटर्म डिलीवरी को एसेस करने के लिए। सुनिएगा एक एक बात को, फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है। सर जो फाइब्रोनेक्टिन होता है ना, फाइब्रोनेक्टिन एक फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है। फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है सर, एक फीटल टिश्यू प्रोटीन होता है, जिसको बनाने का काम करता है बेटा, फीटल टिश्यू प्रोटीन होगा जिसको बनाने का काम करता है फीटस का लीवर। कौन करता है बेटा, फीटस का जो लीवर होगा वो है बनाने का काम करता है। सर इसके लिए अपने को जो स्पेसिमेन होगा,
मेन होगा वो क्या लेना होगा, कहाँ पर पाया जाएगा, सर्वाइकल सिक्रीशन। क्या लेने पड़ेंगे बेटा, सर्वाइकल सिक्रीशंस को कोलेक्ट करने की अपने को आवश्यकता होगी। सर अगर अपन बात करके चले नॉर्मल कंडीशन के अंदर 16 से लेकर 20 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है, 16 से लेकर 20 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होगी उस समय पर जो फाइब्रोनेक्टिन जो प्रोटीन होगा, फाइब्रोनेक्टिन जो प्रोटीन होगा बेटा वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होगा 16 से लेकर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर। और बेटा सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर प्रेजेंट होगा बाद में बेटा 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद बेटा वो सर्वाइकल सिक्रीशन से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है, वो मिस हो जाता है। और आफ्टर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद दोबारा से वो सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर देखने को मिलता है। अगर अपन बात करके चले समझाने की मैं कोशिश करूँ कि सर नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो मैंने बोला कि सर 16 से लेकर 20 सप्ताह 16 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 16 से लेकर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलता है। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अपने को डिसअपेयर देखने को मिलता है और 37 सप्ताह के बाद अपने को देखने को मिलेगा। एबनॉर्मल कंडीशन हो गई बेटा, एबनॉर्मल कंडीशन है सर या पॉजिटिव टेस्ट है, उसे कंडीशन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, उसे कंडीशन के अंदर जब अपन ने पहली बार 16 से लेकर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट परफॉर्म किया तो उस टाइम पे क्या मिला, नेगेटिव। क्या मिला बेटा, नेगेटिव मिला। सर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी हुई, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अपने को ये क्या देखने को मिला, सर ये अपने को 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद ये सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर क्या मिला, प्रेजेंट मिला। जैसे कि एग्जांपल बताऊं बेटा, कोई महिला 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के ऊपर कहाँ आई, एएनसी के लिए आई, एंटीनेटल केयर के लिए आई, और बेटा नर्सिंग ऑफिसर ने वहाँ पर क्या परफॉर्म किया, वहाँ पर परफॉर्म किया फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट, सर्वाइकल सिक्रीशंस को कलेक्ट किया। सर्वाइकल सिक्रीशन को कलेक्ट करने के बाद, सर्वाइकल सिक्रीशन को कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर एसेस किया फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन को, और फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन क्या मिला, प्रेजेंट मिला। तो यह इंडिकेट करेगा आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर, 1 से 2 वीक के अंदर क्या होने वाली है, प्री टर्म डिलीवरी होने वाली है। और सर प्री टर्म डिलीवरी किसको बोलते हैं, 37 सप्ताह से पहले अगर डिलीवरी होगी तो क्या बोलते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं। और सर अगर अपन बात करके चले यहाँ पर कब हो रही है, 28 सप्ताह पे आई है, तो 29 से लेकर 30 सप्ताह के बीच में अगर डिलीवरी होगी तो किस डिलीवरी को, कौन सी डिलीवरी को इंडिकेट करेगा, सर प्री टर्म डिलीवरी को। कौन सी डिलीवरी को बेटा, प्री टर्म डिलीवरी को इंडिकेट करने का कार्य करता है। मे भी ये सारी चीज़ें आपकी समझ में जरूर आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। द फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज मेजर्ड एज, सर फुल्ली डायलेटेड जो सर्विक्स होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर वो मेजर किया जाता है 5 सेंटीमीटर बेटा, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 टू 18 सेंटीमीटर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, शाबाश 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 शाबाश, फटाफट फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपन बात करके चलें, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए स्टेजेज ऑफ लेबर का। किसका पता होना चाहिए सर, स्टेजेज ऑफ लेबर का पता होना चाहिए। सर लेबर की कितनी स्टेज होती है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेबर की 4 स्टेज होती है बेटा। सबसे पहली स्टेज होती है स्टेज फर्स्ट, और सर जो स्टेज फर्स्ट होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से बेटा, स्टार्ट होगी ट्रू लेबर पेन से। किससे स्टार्ट होगी, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी, और ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर ख़त्म कहाँ पर होगी बेटा, वो ख़त्म होगी फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स, फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जो अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है इसके अंदर 3 फेज देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है लेटेंट फेज, एक देखने को मिलता है एक्टिव फेज, और एक देखने को मिलता है बेटा ट्रांजिशनल फेज। कौन सा फेज बेटा, ट्रांजिशनल फेज। लेटेंट फेज के अंदर बेटा जो सर्विक्स डायलेट होगा 1 to 4 सेंटीमीटर होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे बेटा 15 से 30 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और 15 से 30 सेकंड तक रहता है। सर इसके अंदर जो मदर होगी वो टालकेटी रहती है, बातचीत करती रहती है। एक्टिव फेज के अंदर बेटा 5 से 8 सेंटीमीटर डायलेशन देखने को मिलता है, और बेटा प्रत्येक 3 से 5 मिनट के अंदर क्या आते हैं सर, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। 45 से 30 से 60 सेकंड तक अपने रहते हैं। मदर इसके अंदर एंग्जियस और बेटा क्या रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी। सर ट्रांजिशनल फेज के अंदर 8 to 10 सेंटीमीटर डायलेट होता है। 2 से 3 मिनट के अंदर क्या आते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, और 45 से 90 सेकंड तक क्या रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। सर इसके अंदर जो मदर होगी बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाएगी, बिल्कुल हार चुकी होगी, थक चुकी होगी। सर ये 3 फेज बताई। नेक्स्ट वन बात आती है बेटा स्टेज सेकंड, और स्टेज फर्स्ट के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन लगता है 12 घंटे तो लगता है, 12 से 16 घंटे किसके अंदर लगता है, प्रेमी ग्रेविडा के अंदर लगता है, और 6 से 8 घंटे लगता है मल्टी ग्रेविडा। प्रेमी ग्रेविडा पता होगा, पहली बार जो महिला प्रेग्नेंट हो, और मल्टी ग्रेविडा जो 1 से
बहुत ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। नेक्स्ट वन बात आएगा बेटा सर, अगर अपन बात करके चलें सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होता है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अपनी स्टार्ट होती है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होती है और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है 10 सेंटीमीटर और ये इक्वल होता है 4 फिंगर के इक्वल होता है 4 फिंगर। फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और बेटा साथ के साथ अगर अपन बात करके चलें इसका जो एंड होता है ना, ये खत्म होती है बेटा, एंड होती है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। इसके अंदर भी 2 फेज देखने को मिलते हैं, एक देखने को मिलता है प्रोपल्सिव फेज और एक इसके अंदर देखने को मिलता है एक्सपल्सन फेज। प्रोपल्सिव फेज और बेटा एक्सपल्सन फेज इसके अंदर देखने को मिलता है। सर इसी के अंदर अपने को क्राउनिंग देखने को मिलती है और क्राउनिंग का मीन्स होता है ये अपनी मैकेनिज्म ऑफ लेबर का 5वां स्टेप होता है। इसके अंदर बेटा हेड जो होता है विजिबल होता है 3 to 4 सेंटीमीटर और जब हेड विजिबल होता है 3 to 4 सेंटीमीटर तब अपने को परफॉर्म करना होता है एपिजियोटोमी। क्या परफॉर्म करनी होती है? एपिजियोटोमी या बेटा बोलते हैं पेरिनियोटोमी अपने को परफॉर्म करनी होती है। फोर्चिट इसकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट होती है और मीडियोलेटरल इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है। नेक्स्ट वन बात आती है स्टेज थर्ड। जो स्टेज थर्ड होती है बेटा, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है? स्टेज थर्ड के अंदर अपने को देखने को मिलता है यह स्टार्ट होती है बेटा एक्सपल्सन ऑफ फीटस से और सर ये ख़त्म होगी कब बेटा? ये ख़त्म होती है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा पे। सर इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है प्रेमी हो या मल्टी हो 15 मिनट का होता है। और लास्ट वन आती है स्टेज फोर्थ। स्टेज फोर्थ को बोलते हैं मॉनिटरिंग स्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? मॉनिटरिंग स्टेज। सर ये स्टार्ट होती है आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के एक्सपल्सन के बाद स्टार्ट होती है और 1 to 4 आवर का टाइम लगता है इसको क्या करने में बेटा? रहने में। चलो सर ये मैंने आपको स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में बताया, मे भी ये बात समझ में आई होंगी। यहाँ पर आते हैं और फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स को बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर राइट रहेगा सी। ये अपन ने कुछ नर्सिंग के क्वेश्चन जाने में भी आपकी समझ में जरूर आए होंगे बेटा। किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप एक बार कमेंट जरूर करके पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके का रहने वाला है। हरियाणा जीके का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब के साथ क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा के किस जिले से लगती है? पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा के किस जिले से लगती है? फतेहाबाद से लगती है, सिरसा से लगती है, अम्बाड़ा से लगती है, करनाल से लगती है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, कौन सा जिला होगा जिसकी सबसे लंबी सीमा पंजाब से लगती है? हरियाणा का होगा, कौन सा जिला है? तो हमेशा याद रखना राइट आंसर क्या रहेगा? फतेहाबाद रहेगा, सिरसा रहेगा, अम्बाड़ा रहेगा, करनाल। तो रहेगा बेटा सिरसा। सिरसा जो जिला है इसकी सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किससे लगती है बेटा? हरियाणा के पंजाब से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? दिल्ली बताई गई है, थानेसर बताई गई है, रोहतक बताई गई है, बल्लभगढ़ बताई गई है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी है थानेसर, सी है रोहतक, डी है बल्लभगढ़। फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो हमेशा याद रखना बेटा, लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है। किसको बताया गया है? दिल्ली को बताया गया है। देखना ये क्वेश्चंस याद रखने, डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सीटी का एग्जाम हो या बेटा अदर कोई भी एग्जाम हो सकता है। नेक्स्ट ये रहा, पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है? पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को, राजा राम मोहन राय को या महात्मा गांधी जी को? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है? गणेश शंकर विद्यार्थी को, बाबू बाल मुकुंद गुप्त को, राजा राम मोहन राय को या महात्मा गांधी को? तो हमेशा याद रखना बेटा, पत्रकारिता के पितामह बाबू बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, शिल्पकारों का कुंभ कहाँ लगता है? शिल्पकारों का कुंभ कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर है करनाल में लगता है सर,
ऑप्शन नंबर बी है गुरुग्राम में लगता है, ऑप्शन नंबर सी है फरीदाबाद में लगता है, ऑप्शन नंबर डी है पानीपत में लगता है। शिल्पकारों का कुंभ कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए करनाल, ऑप्शन नंबर बी है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर सी है पानीपत, फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर डी है पानीपत। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तो राइट आंसर रहेगा बेटा शिल्पकारों का जो कुंभ है वो लगता है फरीदाबाद के अंदर। कहां पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है, भिवानी को कहा जाता है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है, नारनौल को कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? कैथल को, भिवानी को, कुरुक्षेत्र को, नारनौल को। तो हमेशा याद रखना मंदिरों की जो नगरी है बेटा वो भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एचपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एचपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एचपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था बेटा? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ओम प्रकाश चौटाला जी थे, श्री दलबारी लाल गुप्ता जी थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे, रणबीर महिंद्रा थे। एचपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर रहिएगा बेटा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो श्री दलबारी लाल गुप्ता जी प्रथम अध्यक्ष थे किसके बेटा? एचपीएससी के। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था बेटा, या कब हुआ? 1990 में हुआ, 1993 में हुआ, 1995 में हुआ, 1998 में हुआ। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 1990, 1993, 1995, 1998। तो हमेशा याद रखना यह किया गया था 1993। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा। हरियाणा राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? हरियाणा राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एसएस ढिल्लो, जेके दुग्गल, बीएस हुड्डा, धनपत सिंह। हरियाणा राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एसएस ढिल्लो, जेके दुग्गल, बीएस हुड्डा या धनपत सिंह। तो हमेशा याद रखना बेटा हरियाणा राज्य के प्रथम जो निर्वाचन आयोग थे वो थे जेके दुग्गल। कौन थे बेटा? जेके दुग्गल जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा जेके दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वर्तमान में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? वर्तमान में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है, नरेश यादव है, सतबीर सिंह है या सुरेंद्र मलिक है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? वर्तमान में कौन है? तो हमेशा याद रखना धनपत सिंह है। कौन है बेटा? धनपत सिंह है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन नंबर राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धनपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? सेक्टर 11 पंचकुला, सेक्टर 17 चंडीगढ़, सेक्टर 31 चंडीगढ़, सेक्टर 33 चंडीगढ़। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हरियाणा मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ है?
सेक्टर 11 पंचकुला, सेक्टर 17 चंडीगढ़, सेक्टर 31 चंडीगढ़ या सेक्टर 33 चंडीगढ़? तो हमेशा राइट आंसर याद रखिएगा सेक्टर 33 चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, सेक्टर 33 चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हरियाणा मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक अग्रवाल जी हैं, ललित बत्रा जी हैं, DS डबास हैं या सुरेंद्र पंवार हैं? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा ललित बत्रा जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा, ललित बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, सुरजन अंजन गांव की संधि कब हुई? सुरजन गांव की संधि कब हुई थी? सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई? 1800, 1803, 1810, 1815? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, सुरजी अंजन गांव की संधि कब हुई थी? 1800 में, 1803 में, 1810 में, 1815 में? तो हमेशा याद रखना जो सुरजी अंजन गांव की संधि थी 1803 में हुई थी बेटा, 1803। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किए गए थे? हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किए गए थे? ऑप्शन ए है 2020, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2024, ऑप्शन डी है 2023। हरियाणा में उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लागू किए गए थे? 2020, 2022, 2024, 2023? तो राइट आंसर जाएगा 2024। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा, 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अजय गुप्ता हैं, धनपत सिंह हैं, राजेश गोयल जी हैं या राजेश जोगपाल हैं? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, वर्तमान में कौन है बेटा? ए बी सी। तो कौन है बेटा? हमेशा याद रखना राजेश जोगपाल जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा, राजेश जोगपाल जी जो हैं वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? आनंद स्वरूप, PC गोदारा, KL मेहता, दिनेश शर्मा? प्रथम महाधिवक्ता कौन थे बेटा? आनंद स्वरूप, PC गोदारा, KL मेहता, दिनेश शर्मा? तो याद रखना पहले थे आनंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन हैं? वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन हैं? दिनेश ठाकुर जी हैं, नवीन गुप्ता जी हैं, परविंदर सिंह चौहान है या आकाश गर्ग हैं? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा, वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन हैं? तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर सी, परविंदर सिंह चौहान जी हैं। कौन है सर? परविंदर सिंह चौहान जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर है 165, 164, 166, 167। महाधिवक्ता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर जाएगा 165, 165वां जो अनुच्छेद है उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? सेक्टर 11 पंचकुला,
सेक्टर 17 चंडीगढ़, सेक्टर 31 चंडीगढ़ या सेक्टर 33 चंडीगढ़। हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है बेटा? तो हमेशा याद रखना सेक्टर 17 चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंदर है हरियाणा लोकायुक्त का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हरियाणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? हर्षवर्धन ने, पंडित विबुध श्रीधर ने, कवि चंद्र बरदाई ने या अबुल फाजल ने? हरियाणा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? हर्षवर्धन, पंडित विबुध श्रीधर, कवि चंद्र बरदाई या अबुल फाजल? तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी, पंडित विबुध श्रीधर ने सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पंजाब का पटियाला जिला हरियाणा के कितने जिलों से सीमा बनाता है? पंजाब का पटियाला जिला हरियाणा के कितने जिलों से सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5। तो हमेशा याद रखना हरियाणा जो पटियाला जिला है पंजाब का, वो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेटा मे भी आपको दोनों सेशन पसंद आए होंगे, नर्सिंग के क्वेश्चन भी अच्छे से समझाने की कोशिश की, प्लस में नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों की समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करने का काम जरूर करें, वीडियो को शेयर करने का काम जरूर करें, और जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मुलाकात करते हैं इसी समय के ऊपर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। शुभ रात्रि।